ऑल ऑफ यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस, यानी कि क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट करने का प्रोसीजर क्या है। तो आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि पूरा प्रोसीजर जो है कैसे चलता है। क्रिमिनल प्रोसीजर केस में जब भी कोई अपराध कारित होता है तो सबसे पहले हम पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करते हैं ताकि मामले में पूरी कार्रवाई किया जा सके। यदि हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग एफआईआर कहते हैं, और इसके अलावा यदि हम मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करते हैं कि कोई ऑफेंस कारित हुआ है तो उसे हम कंप्लेंट समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ब्रीफ में पूरा प्रोसीजर समझते हैं, तो उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोई ऑफेंस जो है कमिट होता है, कारित होता है, ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ, इसके लिए जो विक्टिम है या जो पीड़ित है या फिर और भी कोई व्यक्ति जिसको ऑफेंस के बारे में पता है, वो जो है पुलिस ऑफिसर के पास जो है एफआईआर लॉन्च करवाता है, ठीक है, पुलिस के पास। और या फिर मजिस्ट्रेट के पास, अगर पुलिस के पास नहीं जा पा रहा तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है वह कंप्लेंट फाइल करता है। इसे कंप्लेंट बोलते हैं जो मजिस्ट्रेट के पास फाइल होता है, ठीक। तो दो प्रोसीजर हैं, एक है एफआईआर है और एक है कंप्लेंट है। एक एफआईआर आपका और एक है कंप्लेंट है, ठीक है। तो आइए हम पूरे प्रोसीजर को ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या है। तो इसके लिए पहले हम लोग ये जो इसको डिलीट करते हैं हम लोग पहले। तो देखिए, अब कोई ओनली ऑफेंस कोई कमिट हुआ, ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या होगा, एफआईआर होगा। एफआईआर और कंप्लेंट दो प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग एफआईआर का पूरा प्रोसीजर समझते हैं ब्रीफ में, फिर कंप्लेंट का समझते हैं पूरा प्रोसीजर ब्रीफ में, फिर सबका डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। पहले एफआईआर हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट हो जाएगा तो जो है चार्जशीट, जैसे हम लोग चालान बोलते हैं या फिर फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, ये जो है फाइल होता है, ठीक है, पुलिस के द्वारा। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है मजिस्ट्रेट देखेगा मामले को कि केस जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर केस बन रहा है तो इस पर जो है कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस मतलब मजिस्ट्रेट जो है अपना जुडिशियल माइंड जो है इस पर अप्लाई करता है, कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा कि केस अगर बन रहा है तो चार्ज फ्रेम कर देगा, चार्ज फ्रेम करेगा अंडर सेक्शन 211 में चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेम का क्या मतलब है? चार्ज फ्रेम का मतलब है कि एक्यूज के ऊपर, मतलब मजिस्ट्रेट जो है ये अपराध कौन कौन से अपराध उसने किया है, कौन कौन से सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होंगे, ये जो है चार्ज में सब लिखा रहता है, जिस पे ट्रायल होता है। किसी चार्ज के जो चार्ज में जो सेक्शन लिखा रहता है इसी पे ट्रायल होता है, ठीक। इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है, अगला प्रोसीजर जो है एक्यूज को बुलाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपके ऊपर जो है ये चार्ज ये सेक्शन लगा है, तो क्या आप इससे जो है गिल्टी, आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि आपने ये अपराध किया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्ली ऑफ गिल्टी, यानी गिल्टी को जो है मान लेना एक्यूज के द्वारा। उससे पूछा जाएगा एक्यूज से, मजिस्ट्रेट पूछेगा कि क्या आप जो है गिल्टी स्वीकार करते हैं, आपके ऊपर ये सेक्शन का चार्ज लगा है। अगर वो मान लेता है तो आपका जो है यहीं जो है आपका एक्विटल हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब दोषी हो जाएगा। अगर चार्ज को नहीं मानता है, अगर मान लीजिए चार्ज को जो है नहीं मानता है तो उसका जो है ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल होगा। फिर ट्रायल के बाद एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, एविडेंस कलेक्शन के बाद आर्गूमेंट होता है, दोनों पार्टी में आर्गूमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जजमेंट जो है सुना जाता है, जिसमें कन्विक्ट होगा या तो एक्विट होगा, वो एविडेंस डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर जो है इसमें दिया हुआ है। हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं पूरा प्रोसीजर और ब्रीफ में। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले ऑफेंस कोई हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एफआईआर हुआ हमारा, ठीक, लॉन्च हुआ, पुलिस ऑफिसर लॉन्च करता है एफआईआर। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर उसके बाद चार्जशीट या चालान फाइल होता है, वही पुलिस ऑफिसर ही फाइल करता है अपनी, मतलब फाइनल रिपोर्ट देता है इन्वेस्टिगेशन का, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट जो है उसी फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेता है। अगर केस बन रहा है तो कॉग्निजेंस लेगा,
अगर केस नहीं बन रहा है तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा वो कॉग्निजेंस लेना जो है मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर यानी उसका विवेकाधिकार। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है, जहाँ मतलब कि मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि केस जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चार्ज फ्रेम कर देगा मजिस्ट्रेट। चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है प्ली ऑफ गिल्टी करवाएगा, कि उससे पूछेगा कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा, स्वीकार करते हैं। तो अगर स्वीकार करता है तो फिर वो जो है कन्विक्ट हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। अगर नहीं स्वीकार करता है तो ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद क्या होगा, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आर्गूमेंट होगा बिटवीन द पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में, यानी जो विक्टिम और एक्यूज के बीच में। इसके बाद जजमेंट सुनाया जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर, ठीक है, ये एफआईआर का पूरा प्रोसीजर है, एफआईआर का। और यहीं अगर हम लोग कंप्लेंट की बात करें, अगर हम लोग यहीं कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट का भी प्रोसीजर लगभग सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आता है लास्ट में, शुरुआत में सभी सेम ही चलता है, शुरुआत में तो अलग है, लास्ट में सेम होता है। जैसे कि अगर हम लोग कंप्लेंट की बात करें तो पहले कंप्लेंट फाइल होता है या फिर कोई ऑफेंस होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जो पीड़ित है वो जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लॉन्च करवाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा। या मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जा रहा है वो व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंक्वायरी होगा। अगर इंक्वायरी में लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता है, मजिस्ट्रेट को लगता है, तो वह जो 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन भी जो है करवा सकता है पुलिस ऑफिसर से, अगर लगता है कि इसमें इंक्वायरी के अलावा इन्वेस्टिगेशन भी आवश्यक है तो। ठीक, अब इसके बाद हो गया, इसके बाद क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा वो। अब सेम स्टेज वही आ जाएगा कि जो है कॉग्निजेंस ले रहा है लोग वो, कि मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, हाँ केस बन रहा है तो कॉग्निजेंस लेगा वो। ठीक है, यानी जो है कोर्ट में मैटर जो है स्टार्ट होगा। इसके बाद जो इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है, मतलब जो है मजिस्ट्रेट जो है अब जो है ट्रायल के स्टेप में जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, ट्रायल के स्टेप में जो है आगे बढ़ेगा, यानी कि मतलब वो कॉग्निजेंस ले लिया, इसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, मतलब कि पार्टी वगैरह को बुलाएगा। ठीक है, या फिर और भी जो भी एविडेंस वगैरह है उनको जो है इकट्ठा करेगा, पूरा मतलब कलेक्ट करेगा, जिससे जो है चार्ज फ्रेम किया जा सके। अगला पॉइंट क्या है, चार्ज फ्रेमिंग होता है। ठीक है, चार्ज फ्रेम करेगा, फिर उसके बाद फिर वही चलेगा, प्ली ऑफ गिल्टी, एक्यूज को बुलाएगा कि प्ली ऑफ गिल्टी कर लो, यानी अपने आप को मतलब कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है और आप जो है आप इस स्वीकार करते हैं चार्ज को, आप इस सेक्शन में गिल्टी मानते हैं अपने आप को कि नहीं। अगर मानेगा वो तो कन्विक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद एविडेंस होगा, कलेक्ट होगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद क्या होगा, आपका वो होगा, क्या नाम है, आर्गूमेंट वगैरह होगा। ठीक, फिर आर्गूमेंट के बाद जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट में दोनों होगा, चाहे कन्विक्ट होगा चाहे एक्विट होगा, वो तो एविडेंस डिसाइड करेगा। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है किसका, कंप्लेंट का और एफआईआर का। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हम लोग धीरे धीरे पूरा डिटेल में समझते हैं कि पूरा जो है ये सिविल केस में, क्रिमिनल केस में ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है डिटेल में। ठीक है, इसके लिए थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। जैसे कि टाइप ऑफ लॉ क्या है, लॉ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये सेम चीज़, ये जो दोनों लिखा हुआ, ये सेम चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बस रिवाइज के लिए हम लोग बस पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा। तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। जैसे कि इसके पहले वीडियो में बता चुका है कि सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में दोनों डिफरेंस क्या है। सिविल लॉ क्या होता है, प्राइवेट राइट का वायलेशन होता है, यानी पर्सन टू पर्सन जो है राइट का वायलेशन होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के राइट को वायलेशन करता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे हो गया आपका इंजंक्शन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, कंपनसेशन हो गया, फिर कोई और रेमेडी चाहिए या फिर कंपनसेशन वगैरह चाहिए। ठीक है, उसके लिए। और क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, जिसमें पब्लिक राइट का वायलेशन होता है, सोसाइटी एट लार्ज इससे जो है प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है, और जो पनिशेबल होता है आईपीसी पनिशेबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आज का कहानी। क्रिमिनल केस कम इनटू मोशन बाय टू वेज, दो तरीके से क्रिमिनल होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया तुरंत कि एफआईआर होता है, कंप्लेंट होता है, दो चीज लॉज होता है। अगर कोई ऑफेंस होता है तो दो चीज होता है, तो एफआईआर होगा या तो कंप्लेंट होगा। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं एफआईआर के बारे में। ठीक है, एक और चीज़ समझ लें कि एफआईआर जो है बिफोर पुलिस ऑफिसर होता है, अभी बताया ना आपको, यह बिफोर मजिस्ट्रेट होता है। कौन से, लोकल ज्यूरिडिक्शन, अगर है तो लोकल ज्यूरिडिक्शन, अगर नहीं है तो नियरेस्ट जो भी मतलब कि
मजिस्ट्रेट है नियरेस्ट, वहाँ भी आप जाके जो है अंडर सेक्शन 200 CRPC में जो कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। अब FIR, अब डिफरेंट स्टेजेज ऑफ FIR इन ब्रीफ में, ये तो ब्रीफ में हो गया, ठीक है। ब्रीफ हमने आपको बता दिया है कि पहले FIR होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर चार्जशीट फाइल होगा, यानी चालान या फाइनल रिपोर्ट होता है, फिर कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है। ये सब हमने बता दिया। प्ली ऑफ गिल्टी होगा, अगर वो मतलब कि अपने आप को मतलब दोषी मान लेता है तो ठीक है, कि जो मतलब कि अपराधी है। अब उसके बाद ट्रायल होगा, फिर उसके बाद जो है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होगा, फिर आर्गूमेंट ऑफ जजमेंट होगा। तो हम लोग समझते हैं डिटेल में। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या है FIR के बारे में। FIR देखते हैं, FIR के बारे में पढ़ेंगे। FIR मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ठीक है। FIR, ये जो वर्ड लिखा है FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये जो है सेक्शन 154 में जो है बात तो यही बोलता है FIR के बारे में, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं किया गया। ये वर्ड यूज यहाँ पर 154 में क्या किया गया है? इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंस यूज करता है वर्ड। FIR का वर्ड जो है ये एक 154 में कहीं नहीं यूज किया गया, 154 में। जबकि FIR अगर यूज किया, अगर देखना है आपको पूरे CRPC में, तो सेक्शन 207 में आप देखेंगे तो वहाँ जो है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये आपको मतलब जानकारी रखना आवश्यक है कि FIR जो है 154 में ये नहीं लिखा है FIR कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वहाँ लिखा है कि इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है। जबकि 207 में जो है ये वर्ड यूज किया गया, ठीक है, FIR वाला। एक ही आपका पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसके अलावा FIR जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका FIR इन कॉग्निजेबल केस में, CR होता है, एक होता है आपका CR, एक होता है आपका NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल केस में FIR लॉन्च होता है। कॉग्निजेबल केस क्या होता है? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो है कॉग्निजेबल केस हमारा क्या होता है। कॉग्निजेबल केस मतलब जो है सीरियस ऑफेंस जो होते हैं, सीरियस ऑफेंस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब कि ऐसे ऑफेंस जो मतलब कि सोसाइटी को, जो मतलब सोसाइटी को जो है बड़े स्तर पर जो है प्रभावित करे सोसाइटी को, ऐसे कोई ऑफेंस जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, रेप हो गया, फिर किडनैपिंग हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है? बड़े बड़े ऑफेंस है, जैसे ग्रीवियस हर्ट वगैरह हो गया, तो ये सब बड़े ऑफेंस है, इसके लिए जो है कॉग्निजेबल इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी CRPC का पेयर एक्ट जब पढ़ेंगे आप, उसके पीछे में जाएंगे, उसमें शेड्यूल 1 में कॉलम नंबर 4 में जो है पूरा लिस्ट दिया गया कि किस ऑफेंस का, ऑफेंस मतलब जो ऐसी चीज़ जो IPC में पनिशेबल, तो IPC के सब पूरे ऑफेंस उसमें दिया गया है शेड्यूल 1 में। उसमें ये भी दिया गया कि मतलब कौन से, कि कॉलम नंबर 4 आप जब जाएंगे देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे वो सीरियस ऑफेंस हो गया, ठीक है, तो वो सब जो है अपराध जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके अलावा आप जो है कॉग्निजेबल रिपोर्ट में करवाते हैं, तो यहाँ पर जो है 154 में करवाते हैं यहाँ FIR कॉग्निजेबल रिपोर्ट का, ठीक। इसके अलावा अगर आप NCR में जाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केस, तो यहाँ पे FIR जो दर्ज होगा आपका होगा वो अंडर सेक्शन 155 में दर्ज होगा, 155 क्लॉज 1 में, ठीक है। ये 154 क्लॉज 1 में होता है, क्लॉज 1, और ये 155 क्लॉज 1 में होता है NCR, यानी कि ये जो है ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है, छोटे मोटे होते ऑफेंस होते हैं, PT ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जिसका जो है समन ट्रायल होता है या समरी ट्रायल होता है इनका। इसके बाद समझते हैं कि जो है कॉग्निजेबल केस में जो है पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट यानी बिना वारंट का अरेस्ट कर सकता है। और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि NCR वाले केस में क्या होता है, NCR में आपको जो है विदाउट वारंट कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, छोटे मोटे केस है ना, इसमें कोई बिना वारंट के कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। और अगर इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस ऑफिसर को NCR में, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में, तो इसके लिए जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है।
अंडर सेक्शन 155 के क्लॉज 2 में। एक बार परमिशन मिल जाती है तो फिर जो है क्या होगा, अगर परमिशन ग्रांट हो गया तो 156 जो है क्लॉज 3, 155 का क्लॉज 3 जो है अप्लाई होता है। इसका मतलब कि सेम प्रोसीजर चलेगा जो इन्वेस्टिगेशन का जो 154 में चलता है, अगर परमिशन मिल गया तो। अगर नहीं मिला तो भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ एनसीआर में मामले में, ठीक है। तो ये हो गया 154 155 के बारे में। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है एफआईआर के बाद क्या होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन में पर्पज है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। इन्वेस्टिगेशन डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में, सेक्शन 2 के क्लॉज जो है जी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 का क्लॉज जब जी पढ़ेंगे तो वहाँ डिफाइन किया गया, वहाँ लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, ठीक। तो ये होता है पहले तो इन्वेस्टिगेशन है। ये दिया है चैप्टर 12 में दिया, ये 1 लिखा गया, चैप्टर 12 होगा यहाँ पे। सेक्शन 154 से 176 तक जो है इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो है डिटेल दिया गया है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। एक एक पॉइंट समझता हूँ। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है उसको जो है एक डायरी में रिकॉर्ड करता है, जिसे हम लोग को बोलते हैं क्या, डेली डायरी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग समझ लें कि पुलिस के पास जो है 2 डायरी होता है, ठीक है। तो बता दो ना, जैसे डायरी होता है, डायरी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको जो है डॉक्यूमेंट 2 दिया गया है। 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट उसको दिया गया है। एक नाम होता है डेली डायरी डीडी, एक होता है सीडी यानी केस डायरी। डीडी में क्या होता है, जो डेली का इन्वेस्टिगेशन करता है उसको लिखना पड़ता है उसको, ये सब मैंडेटरी है लिखना उसको, ठीक है। इसके अलावा जो सीडी होता है इसमें होता है केस डायरी, कि मतलब कोई केस जो है किस स्टेज तक पहुंचा, जो है इनमें इन्वेस्टिगेशन के किस स्टेज पे पहुंचा है, ये सभी डिटेल जो है इसमें केस डायरी में लिखा होता है, ठीक है। और बाद में यही जो है केस डायरी होता है, यही जो है फाइनल रिपोर्ट या चालान के बाद के रूप में बनकर जो है किसके पास जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 में, ठीक। तो कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक। उसके बाद डेली डायरी में लिखेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन, रोज का मैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि केस नहीं बन रहा है, ठीक है, एविडेंस से पता चला, जो भी कलेक्ट कर रहा है एविडेंस से पता चल रहा है कि जो है केस नहीं बन रहा है, तो अंडर सेक्शन 159 में क्या करता है वो, इंक्वायरी करवाता है। किससे इंक्वायरी कराएगा, जो उसके सबऑर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर है उनसे इंक्वायरी करवाएगा, ठीक है। कि इंक्वायरी करो कि देखो केस वाकई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर डाउट होता है तो कि केस बन रहा है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे 159 में जो है इंक्वायरी करवाता है वो, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि मान लो अगर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, 154 में जो इन्वेस्टिगेशन करने से अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, ठीक। इसका भी बड़ा एक पूरा वो है समझने के लिए, तो 1 मिनट हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल में। 1 मिनट देखिए क्या होता है इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर, ठीक है। ये सब क्या होता है, पुलिस के अंडर में होता है दोनों चीज़ें। ये दोनों जो है पुलिस ही करता है या पुलिस के अंडर में पूरा काम होता है, ठीक। तो 2 होता है, ठीक है। एक होता है एफआईआर, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। अगर एफआईआर मना करता है लॉन्च करने में, पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, तो जो है आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं एज ए कंप्लेंट के रूप में, या एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 कि जो है मेरा जो है एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसको 156(3) के अंडर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा कि आप जो एफआईआर लॉन्च करवाइए। इस तरह अगर इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर रहा है, मान लो एफआईआर लॉन्च कर लिया, बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो ढील दे रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड कर रहा है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन ला सकते हैं 156 क्लॉज 3 में, ठीक। यहाँ जो है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेम वही करेगा, डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन होता है, ऑर्डर होता है पुलिस ऑफिसर को कि आप जो इन्वेस्टिगेशन करिए, या फिर आप अगर एफआईआर लॉन्च तो एफआईआर लॉन्च करवाइए। ये सब बातें जो बता रहा हूँ ये एक केस में हेल्ड किया गया, जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शाकिरी वासु का केस है। शाकिरी वासु केस पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा 156 क्लॉज 3 के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये पूरा उसका होगा।
ठीक, और समझते हैं हम लोग कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन में कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक है, पर्पज क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का? अंडर सेक्शन 2G में दिया गया है। पर्पज क्या है इसका? पर्पज क्या? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस कलेक्ट करना, कि मतलब कि केस वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, और इसके बाद क्या है? इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो चैप्टर दिया गया हमारा 12, चैप्टर नंबर 12 में दिया गया, उसके आगे दिया गया 162 का भी 160 में जो है क्या करता है, पुलिस ऑफिसर जो है एक विटनेस को बुलाता है एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, यहाँ विटनेस एग्जामिन होता है। इसके बाद जो है 161 में एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पुलिस जो है 160 में पुलिस बुलाता है, 161 में एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, और 162 में लिखा गया कि जो भी एग्जामिनेशन करने से जो भी एविडेंस प्राप्त होता है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट प्राप्त होता है उसे आप एज ए एविडेंस यूज नहीं कर सकते। एविडेंस जो है ये यूज में नहीं होता। ठीक है, ये भी दिया है। फिर इसके बाद जो है इसी चैप्टर में 164 भी आता है। 164 क्या है? कन्फेशन है। कन्फेशन मतलब कोई जो अपराधी है, यानी एक्यूज है, वो अपने एक्यूज जो है वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, तो इसे बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करवाता है? ये इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में दिया है, लेकिन रिकॉर्ड किसके सामने होता है? मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अगर ये पुलिस ऑफिसर के सामने होता है, मान लीजिए अगर हो रहा है तो कन्फेशन, तो अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 24 में जो है इररिलेवेंट है ये, इसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 164 कन्फेशन होता है। कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है हमेशा मजिस्ट्रेट करता है, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। ठीक है, ये सभी इन्वेस्टिगेशन में ही चलता रहता है साथ में। ठीक, अगर एक्यूज मान लो कि कन्फेस करता है अपने अपराध को, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है सेक्शन 167। 167 बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल में समझते हैं। ये क्रिमिनल ट्रायल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। एक मिनट देखते हैं हम लोग 167। देखिए पहले स्टोरी क्या है इसकी। देखिए मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर अरेस्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति अरेस्ट हुआ। अरेस्ट दोनों केस में होता है, चाहे FIR लॉन्च आपका हुआ है, FIR लॉन्च करने से पहले बिफोर, और FIR लॉन्च से आफ्टर भी हो सकता है। दोनों से अरेस्ट होता है। ठीक है, दोनों स्टेज पर अरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब कि पुलिस ऑफिसर खड़ा है, ठीक है, उस सामने आपने अपराध कर दिया, तो पहले क्या करेगा? आपको अरेस्ट करेगा, फिर FIR लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिफोर द अरेस्ट हो गया, बिफोर द FIR हो गया, आपको अरेस्ट किया। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर अरेस्ट हो गया है, ठीक है, तो दिया है कि जो है सेक्शन 57 में ये दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट करना होता है पुलिस ऑफिसर को। अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किया किसी व्यक्ति को FIR के बाद, ठीक है, FIR के बाद अरेस्ट किया, उसके बाद FIR लॉन्च किया, उसके बाद 24 घंटे का समय है कि जो है आप जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करिए पुलिस ऑफिसर। अगर नहीं कर पाता है तो अंडर सेक्शन 57 में क्या करता है? वो मजिस्ट्रेट के सामने इसको लेके जाएगा। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने जो है इसको प्रोड्यूस करेगा 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे में एक बात बता दें, 24 घंटे में ट्रैवलिंग वगैरह, ट्रैवलिंग का जो है ये जो काउंट नहीं होता। मान लीजिए कोई एक अरेस्ट हुआ आपका बॉम्बे में अरेस्ट हुआ है या फिर कोलकाता में अरेस्ट हुआ है, और उसको लाना है दिल्ली में लाना आपको, तो ये जो टाइम है ना दिल्ली से लाने का, दिल्ली वहाँ से कलकत्ता या फिर बॉम्बे से लाने से दिल्ली तक लाने का, वो टाइम जो है काउंट नहीं होता। ठीक, वो 24 घंटे में नहीं आता है। 24 घंटे में वही आता है जिसमें मतलब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, वो चीज़ आता है बस। टाइम ट्रेवल जो है इसमें नहीं आता। तो अरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको मैंडेटरी है कि जो है प्रोड्यूस करना है बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के पास आएगा और पुलिस ऑफिसर एक्यूज को लेके आएगा और बोलेगा सर केस बन रहा है इसके खिलाफ, और जो है हमको जो है फर्दर कस्टडी चाहिए, फर्दर इसको अरेस्ट करना, आगे के लिए अरेस्ट करना। तो मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 167 ये दिया है इसमें। ठीक, 167 में क्या है? उसके पास पावर है कि वह जो है उसको कस्टडी में भेज सकता है या फिर कस्टडी में नहीं भेज सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार की कस्टडी दी है। एक है एक होता है पुलिस कस्टडी, यानी पुलिस के पास भेजेगा, यानी पुलिस के लॉकअप में भेजेगा, जेल भेजेगा, जेल में नहीं पुलिस लॉकअप में भेजता है।
एक होता है जुडिशल कस्टडी। जुडिशल कस्टडी मतलब क्या होता है, जो जेल होता है ना, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होता है, ठीक है, अप्रॉक्स हर डिस्ट्रिक्ट में जिले में एक जेल होता है, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशल कस्टडी बोलते हैं, जो जेल होता है। और जो पुलिस लॉकअप होता है, मतलब थाने के अंदर जो भी लॉकअप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुलिस कस्टडी बोलते हैं, ठीक। तो या तो यहाँ भेजेगा तो यहाँ भेजेगा। तो 167 क्या बोलता है, अगर किसी व्यक्ति को आप 24 घंटे के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, आप लेके आते हैं मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जो है 167 के लिए अंडर पावर है कि वह जो है या तो पुलिस कस्टडी में भेजेगा या तो जुडिशल कस्टडी भेजेगा। अब पुलिस कस्टडी के अलावा हम लोग ये समझेंगे पहले कि जो है अगर ऑफेंस जो है 10 साल के ऊपर का है, या फिर लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट है जीवन भर के लिए, या फिर डेथ सेंटेंस है, ठीक है, डेथ सेंटेंस है, तो इसके लिए जो है जो पूरा कस्टडी दिया गया है, मैक्सिमम कस्टडी आप कितना कर सकते हैं, 90 डेज का कर सकते हैं, 90 दिन का कस्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 साल के कम लेस देन कर रहे हैं, लेस 10 से कम अगर आपका ऑफेंस कोई है, तो उसके लिए जो है जो मैक्सिमम कस्टडी है दोनों मिलाकर, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी दोनों मिलाकर जो है 60 दिन का है, 60 डेज का जो है टाइम लिमिट है। 60 डेज में जो है आप जो है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें, ठीक है, ये कंप्लीशन ऑफ एविडेंस कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया 90 दिन 60 दिन। इसी 90 दिन में दो कस्टडी होगा, पुलिस कस्टडी होगा और जुडिशल कस्टडी होगा। एक पुलिस कस्टडी जो है 90 दिन में मैक्सिमम 15 दिन का होता है, और जुडिशल कस्टडी 90 दिन में 15 घटा दो जितना बचेगा 75, ये पूरा जो है जुडिशल कस्टडी होगा। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा जब पुलिस डिमांड, जैसे आप मूवी में देखते होंगे या फिर कहीं न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, तो पुलिस कस्टडी जो है 14 दिन का ग्रांट होता है, ठीक है, हमेशा 14 दिन की ग्रांट करता है। क्यों 14 ग्रांट करते हैं कि मान लीजिए एक दिन में कोई मतलब कि कुछ नया चीज़ मिल गया या फिर कुछ और हो गया, ठीक है, या फिर आने ले जाने में कोई हो गया या फिर कुछ और हो गया, कोई घटना घटित हो गई, कुछ नया चीज़ मिल गया, इसीलिए हमेशा 14 दिन का ग्रांट होता है। लेकिन जो CRPC में दिया है वो 15 दिन दिया है, ठीक है, तो 15 दिन ही जो है होता है मेन, लेकिन 14 दिन के लिए ग्रांट होता है। और एक बार मजिस्ट्रेट 14 दिन के लिए ग्रांट नहीं करता है, उसको पहले 4 दिन के लिए करेगा या फिर 3 दिन के लिए करेगा, जैसा केस लगे वैसा करता है। पुलिस कस्टडी सबसे मैक्सिमम कितना होता है, 15 दिन के लिए होता है, और जो भी बचेगा 90 दिन में से उसमें से जुडिशल कस्टडी होगा। इसके अलावा 60 में से 15 दिन यहाँ भी मैक्सिमम होगा पुलिस कस्टडी, और जो भी बचेगा यानी 45 डेज ये होता है जुडिशल कस्टडी आपका, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन का ये भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ये भी होता है, 167 भी आपका जो है होता है, ठीक। तो ये आप समझ लिए। इसके बाद जो है 167 के बाद जो है अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि केस बन रहा है, नहीं पुलिस ऑफिसर लगता है कि केस में जो है कोई एविडेंस जो है पर्याप्त नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद जो है अंडर सेक्शन 169 में जो है वह एक्यूज को जो है ये छोड़ देगा, ठीक है, एक्यूज को जो है फ्री कर देगा कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बना, कोई जो है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन रहा, ठीक है, तो एक्यूज को जो है यहाँ डिस्चार्ज कर देता है। अगर केस बन रहा है तो अंडर सेक्शन 170 यानी 170 में जो है प्रोड्यूस करता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस करेगा कि जो इनके खिलाफ जो केस बन रहा है, ठीक। यहाँ तक अभी हो गया, अभी थोड़ा बस और भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इन्वेस्टिगेशन के। इसके बाद पूरा जब प्रोसेस हो जाता है ये सब कि एविडेंस कलेक्ट हो गया, ठीक है, एक विटनेस का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है 167 का तो कस्टडी वगैरह हो गया, ठीक है, कि जुडिशल कस्टडी में रखें, पुलिस कस्टडी में रखें, ये सब हो गया। फिर इसके बाद आपका 164 में कन्फेशन भी रिकॉर्ड वगैरह अगर हो रहा है तो हो गया। तो इसके बाद लास्ट स्टेज आता है आपका क्या, लास्ट स्टेज आपका आता है कि जो है फाइनल जो है सबमिशन जो है रिपोर्ट देना 173 में, ठीक। 173 में जो है फाइनल रिपोर्ट होता है 173 क्लॉज 2 में, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जशीट बोलते हैं, या फिर चालान बोल सकते हैं इसको हम लोग, चालान या फिर फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, 3 फॉर्म इसका है, चार्जशीट, चालान, फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। 173 क्लॉज 2 में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, तब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक्यूज को उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे 161 का बयान है, ठीक है, जिसमें 164 का जो है, इसके बाद जो भी एविडेंस कलेक्ट किया गया, फिर जो भी जो है विटनेस को एग्जामिन किया गया, उन सभी को जो है मजिस्ट्रेट के सामने एक फाइल के रूप में रिपोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट को जो है के सामने प्रोड्यूस करेगा। उसी वही दिया है 173 क्लॉज 2। और अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि केस कोई नहीं बन रहा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो भी पूरा हुआ है, पुलिस रिपोर्ट जो भी पूरा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं बन रहा है, तो जो है अंडर सेक्शन 169 में क्लोजर रिपोर्ट देता है अपना। अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करता है, क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है कि केस नहीं बन रहा है और केस को जो है डिसमिस किया जाए, ये मजिस्ट्रेट के सामने जो है रिपोर्ट लेके आएगा। कौन लेके आएगा, पुलिस ऑफिसर लेके आएगा।
ठीक। और अगर केस बन रहा है तो 173 क्लॉज 2 में जो है आपका जो है चार्जशीट जो है फाइल होता है कि हाँ केस बन रहा है, एक्यूज के ऊपर जो है कॉग्निजेंस लिया जाए, यानी कि अपना जुडिशियल माइंड जो है अप्लाई किया जाए और चार्ज वगैरह फ्रेम किया जाए। ठीक, ये हो गया, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में तो और नहीं कुछ लग रहा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ और समझ लीजिए, इन्वेस्टिगेशन में ही चैप्टर में, इसी चैप्टर 12 में जो है आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह हो गया। ठीक है, वो भी होता है। इसके अलावा आपका जो है एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह हो गया, या फिर विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया अंडर सेक्शन किसमें, अंडर सेक्शन 54A में हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्यूज मान लीजिए भाग गया है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पुलिस आपसे अरेस्ट करने गया एक्यूज को और एक्यूज भाग गया, तो अंडर सेक्शन 51 में जो है इसको सर्च करेगा एक्यूज को। ठीक है, ये सब भी है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही जो है बेल का भी जो है प्रोविज़न दिया गया है। जब हम लोगों ने पढ़ा है 167 में, तो वहाँ पर जो है बेल का प्रोविज़न दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जो है आपको जो मैं बताया कि 90 दिन और 60 दिन का पीरियड दिया है। इसमें अगर आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है 90 दिन 60 दिन, पहले तो क्या है समझ लीजिए, FIR हुआ, 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने लाना है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने आप लेके आएंगे तो 60-90 दिन, अगर 10 साल से ऊपर केस है तो 90 दिन, और 60 अगर जो है 10 साल से कम है तो 60 दिन का जो है कस्टडी जो है दिया जाता है। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, अगर नहीं कर पाता है 60-90 दिन में, तो एक्यूज के पास अधिकार आ जाता है बेल का। ठीक है, एक्यूज के पास क्या आ जाएगा, अधिकार आ जाएगा बेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बेल भी समझ लेते हैं हम लोग। अब बेल स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बेल समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट लगेगा। ठीक है, बेल क्या होता है, बेल के लिए एक प्रिजम्पशन चलता है। ठीक है, बेल के लिए जो है एक प्रिजम्पशन चलता है। प्रिजम्पशन क्या है, पहले देखते हैं सेक्शन की सेक्शन दिया है 436, 437, 438 में जो है बेल दिया। ठीक, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, बेल समझते हैं। बेल 3 प्रकार का होता है आपका, एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है इंटरिम बेल, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल होता है जनरली जो ग्रांट होता है, इसी में डिफ़ॉल्ट बेल भी आता है। ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट बेल हमेशा कहाँ होता है, 167 में होता है, हमेशा याद रखिएगा, डिफ़ॉल्ट बेल 167 में होता है। और रेगुलर बेल आपका 436 में होता है। इंटरिम बेल भी आपका होता है। इंटरिम बेल कहाँ दिया है 439 में दिया आपका, में इंटरिम बेल ग्रांट होता है। ठीक है, कौन करता है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट करता है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, ये 438 में दिया है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है, अरेस्ट के पहले ही आपको जो बेल ग्रांट होता है। एंटीसिपेटरी मतलब होता है एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल का अगर डिटेल पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट होने के डर से पहले ही जो है आप जो कोर्ट में अप्लाई करते हैं कि हमको जो है बेल चाहिए, ये हमेशा कोर्ट में अप्लाई होता है। ये अभी जो है यूपी में स्टार्ट हुआ, अभी हाल ही में यूपी स्टार्ट हुआ, पहले यूपी नहीं था। अभी ये सब यूपी में 2018-19 से जो है एप्रीहेंशन आ रहा है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन फिर से जो है आया है। बाकी स्टेट में सब अलग अलग है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है, दिया गया 438 में। ठीक है, ये सब बेल हो गया। ठीक है, तो बेल का एक प्रिजम्पशन चलता है, बता दें आपको, बेल तो पढ़ लिएगा प्रोविजन क्या क्या है, कितने प्रकार का होता है। बेल में कोर्ट या हमेशा प्रिज्यूम करती है बेल में कि कोर्ट लॉ में, मतलब कि यह प्रिजम्पशन किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि मतलब कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, तब तक गिल्टी नहीं है। कब तक गिल्टी नहीं, जब तक जो है वह जो है उसके ऊपर जो है आरोप, जो भी एक्विजिशन लगा है आरोप, वो जो है सिद्ध नहीं हो जाता है। अगर प्रूव नहीं हो गया तो कोई व्यक्ति जो है गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो बेल इसी पे काम करता है, इसीलिए जो है बेल जो है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बेल का कॉन्सेप्ट आया है कि जब तक उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ठीक है, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड, जब तक ये सब चल रहा है तब तक उसके पास बेल का राइट हर जो स्टेज पे होता है, बेल का राइट। ठीक, और समझना है डिटेल में, अगर इसको और समझा देते हैं आपको। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि अरेस्ट हुआ कोई व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति जो है अरेस्ट होता है, दूसरा यहाँ व्यक्ति जो है अरेस्ट होता है। ठीक है, FIR हुआ, यहाँ पर आपके पास उनके पास जो है अरेस्ट होने के पहले 2 प्रकार का अरेस्ट होता है, बताया मैंने, FIR के पहले FIR के बाद।
अंडर सेक्शन 50 में जो 50 में राइट टू बेल होता है, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज पे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आएगा तो 167 में इसके पास राइट है बेल का, जिसको लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल, वही 60-19 वाला, 90-60 वाला, जिसमें से 15 दिन जुडिशियल कस्टडी और जो रेस्ट जो बचा है रिमेनिंग वो जुडिशियल कस्टडी, पहले पुलिस कस्टडी 15 दिन, ठीक है। इसके बाद ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल के स्टेज पे भी बेल मिलता है आपका, सेक्शन 309 का क्लॉज 2 मिलता है आपका। क्लॉज 2 का प्रोवाइजो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये दिया गया है बेल का कॉन्सेप्ट पूरा। ये 167 क्लॉज 2, ये भी क्लॉज 2 ही है, ठीक है। तो ये दिया है पूरा बेल का प्रोविजन जब तक ट्रायल ना हो। 3 स्टेज पे दिया है, यहाँ 50 में भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 164 में भी दिया है, 167 क्लॉज 2 में दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 309 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में दिया है, ठीक। तो ये पूरा जो है बेल का है। और भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं इसके पूरा, इसके लिए हम पूरा वीडियो बना देंगे बेल का पूरा डिटेल, हर चीज़ A to Z तक जो भी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग अगर अगर मतलब अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा इसके ऊपर कि बेल को बनाना है कि नहीं बनाना है। इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है, बहुत लंबा चलेगा प्रोसेस ये प्रोसीजर। तो पहले हम लोग अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं। पहले हम लोग FIR देखा, ठीक है। FIR 154 में 55, इसमें क्या होता है, कॉग्निजेबल केस होता है, इसमें नॉन कॉग्निजेबल होता है, ठीक है। FIR होता है मतलब ये संज्ञेय अपराध के लिए, सीरियस ऑफेंस में 154 होता है FIR, और नॉन सीरियस में 155 में FIR होता है, ठीक है। FIR में बहुत पूरा डिटेल, बहुत बड़ा FIR भी है। FIR में समझाने लगे तो 3-4 घंटा भी वीडियो बन जाएगा इसका, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अगला स्टेज इन्वेस्टिगेशन का आता है, चैप्टर 12 में दिया गया, ये 12 है आपका चैप्टर। ये पूरा 164 74 से 176 दिया है, तो 174 से लेकर देखिए 176 तक अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, 173 तक पढ़ा था। ये जो है पोस्टमार्टम के बारे में बताता पूरा। पोस्टमार्टम मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, अननेचुरल डेथ हो गया, ठीक है, या तो सुसाइड हो गया, ठीक है, या तो किसी एनिमल ने उसका जो है हत्या कर दिया, उसका डेथ कर दिया, तो ये सब केस में जो पोस्टमार्टम होता है, मतलब पोस्टमार्टम मतलब होता है पता लगाने के लिए कि जो है कैसे जो है उस व्यक्ति का जो है उस व्यक्ति मृत्यु कैसे कारित हुई है, ठीक है, उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है उसका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम होता है, ठीक। ये हो गया पोस्ट। यहाँ पर अगर एक चीज़ पढ़ेंगे तो IPC पढ़ लीजिएगा, 92 पढ़ लीजिएगा। 92 में जो है 92 है ना, वहाँ प्रोटेक्शन देता है ये डॉक्टर को, कि वो जो है कि पोस्टमार्टम कर सकता है, और भी कोई अगर कुछ करता है तो उसमें जो है इसको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन का अगर डेथ भी हो गया तभी भी जो है उसको डिफेंस मिलता है 92 में, 92। इसके अलावा 89 पढ़िएगा, और भी डिटेल बना देंगे वीडियो इसके बारे में, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। यहाँ प्रोटेक्शन मिलता है डॉक्टर को। अगर मान लीजिए कोई किसी का, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, और उसमें किसी का ऑपरेशन करना है, उसमें अगर डेथ कॉज हो जाता है तो सेक्शन 89 में और 92 में आपको जो है उसको जो है डॉक्टर को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि प्राइवेट डिफेंस मिलता है। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया 154 से 176 तक। 154 में क्या FIR है, ठीक है। 114 इसको समझ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन को भी। देखो इन्वेस्टिगेशन नहीं, 154 में FIR हुआ, ठीक है। 155 में NCR हुआ, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हुआ। तो इसके बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा 156 क्लॉज 1 में, ठीक। अगर इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं करता है तो 156 क्लॉज 3 में जो है पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर नहीं करता है तो कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास। इसके बाद जो 159 में क्या करता है, अगर डाउट लगता है केस नहीं बन रहा है तो इंक्वायरी करवाएगा सबऑर्डिनेट के द्वारा, अपने जूनियर के द्वारा। इसके बाद जो है 160 में जो है बुलाता है, इसके अलावा जो 160 में बुलाएगा, किसको बुलाएगा, विटनेस को बुलाएगा एग्जामिन करने के लिए। इसका पर्पज़ क्या है, इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, 2G में दिया है, 2G में, G फॉर गॉड, ठीक है। 160 में बुलाएगा, फिर 161 में क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। 162 में जो भी एग्जामिन किया गया उसको जो है आप एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते। इसके बाद 164 में क्या होता है, कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट करता है, JM या MM करता है, चाहे ज्यूरिडिक्शन उसके पास हो चाहे ना हो, ठीक है। और भी डिटेल बहुत है, डिटेल्स के बारे में तो 1-2 घंटे की वीडियो बनेगा। तो इसका 164 होगा। फिर उसके बाद जो है 167 का आएगा, जिसमें फर्दर कस्टडी अगर लेना है तो 60-90 डेज का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद 169 आएगा। 169 अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो कुछ को जो है फ्री कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा कि आपको पे केस नहीं बनना चाहिए, और केस को क्लोज कर देगा। यही जो क्लोजर रिपोर्ट होता है ना, ये क्लोजर रिपोर्ट 169 में यही जो है फाइल होता है कब, 173 क्लॉज 2 के साथ फाइल होता है ये,
ये बहुत लोग को नहीं पता है कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, उस चालान में क्या अंतर है। क्लोजर रिपोर्ट वो होता है जहाँ मतलब कि एविडेंस अगर से पता चल रहा है कि केस नहीं बनता है, ठीक है, कोई केस के खिलाफ नहीं, जहाँ मान लीजिए झूठा केस के ऊपर झूठा एफआईआर हो गया, ठीक है, तो उस सब केस में क्लोजर रिपोर्ट होता है। 169 में क्लोजर रिपोर्ट दिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि 173(2) में दिया गया है, तो उसके लिए ये है कि 169 में क्लोजर रिपोर्ट दिया गया, इसका जो फाइलिंग होता है ना, ये 173 क्लॉज 2 के द्वारा ही होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं 173 क्लॉज 2 में क्लोजर रिपोर्ट दिया गया, लेकिन दिया इसमें गया है, ठीक है। ये छोटी छोटी बहुत बारीकी बातें हैं, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद 169 हो गया, फिर उसके बाद 172 में जो है केस डायरी दिया, केस डायरी CD कि मतलब केस डायरी जो है सबमिट करेगा पुलिस ऑफिसर के पास, मजिस्ट्रेट के सामने। फिर 173 का क्लॉज 2 में जो है चार्जशीट फाइल होता है कि मतलब हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है और इसके जो है संबंध में जो है कोर्ट को भेज देता है कि मान लीजिए अब इसको देखिए केस बन रहा है, अगर बन रहा है तो कॉग्निजेंस लीजिए और चार्ज वगैरह फ्रेम कीजिए, अदरवाइज जो है वो उसका डिस्क्रिप्शनरी पावर है मजिस्ट्रेट का कि वो क्या करता है इसके ऊपर। कोई बात नहीं है कि अगर चार्जशीट या चालान फाइल हो गए तो मजिस्ट्रेट जो है इसके ऊपर संज्ञान लेगा ही, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, मतलब कि अपना जुडिशियल माइंड जो है यूज करता है। आगे अगला समझते हैं बहुत बड़ा चैप्टर को, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं, 173 जो है क्लॉज 1A ऐड किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 1A ऐड किया गया है 2000, पहले 2000 शायद 13 में था, ठीक है। उस समय जो था 3 मंथ था, 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन आपको जो कंप्लीट करना है। किस केस में? रेप के केस में। अगर रेप होता है, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन 2013 का अमेंडमेंट आया, 1A जोड़ा गया, कंप्लीट करना है, ठीक है। बाद में इसी क्लॉज 173 के 1A में ही, सही नहीं दिख रहा आपको, इसमें एक चीज़ नया जोड़ा गया 2018 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, किस लिए जोड़ा गया, किस केस से जोड़ा गया? कठुआ गैंग रेप हुआ था ना उस समय, ठीक है। बहुत फेमस था कठुआ गैंग रेप, आप सर्च करेंगे तो आएगा। उसके बाद ये जो है अमेंडमेंट लाया गया कि जो ये 3 महीने का जो है ना, ये बहुत ही बड़ा प्रोसीडिंग है, इसको 2 महीना किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये किया गया था, तो ये 173 1A में जोड़ा गया है, ठीक है। पहले 2013 में हुआ, फिर बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया 2018 में 2 महीने के लिए, अब 2 महीना हो गया। ये जो 2 महीना है ना, ये भी जान लीजिए ये मैंडेटरी है आपको करना, पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, मैंडेटरी यानी कि बाध्य है, बाउंड करने के लिए, ठीक। यहाँ वर्ड सेल यूज किया गया, सेल। मैं और सेल 2 वर्ड होता है लॉ में, लॉ के लैंग्वेज में, जो लॉ करता है वो इजीली जान जाएगा मैं और सेल क्या होता है, ठीक है। तो ये 173, इसके बाद 174 इसमें तो पोस्टमार्टम दिया। अब अगला देखते हैं क्या है, चार्जशीट है, चार्जशीट हो गया, ठीक है हमारा। कॉग्निजेंस क्या होता है देखिए, पुलिस के पास चार्जशीट फाइल हुआ, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल किया। एक शॉर्ट कर लेते हैं आप, देखिए मान लीजिए FIR हुआ यहाँ पे, ठीक, यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ पे आपका जो है चार्जशीट फाइल हुआ, यहाँ पर जो है आपका मजिस्ट्रेट के पास मैटर आया, चार्जशीट रिपोर्ट आया, पुलिस रिपोर्ट इसको बोलते हैं, चार्जशीट को ही। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, मतलब अपने जुडिशियल माइंड इस पुलिस रिपोर्ट पर लगाएगा कि हाँ केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ही मतलब फर्जी चार्जशीट फ्रेम कर दिया, ठीक। इसके पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, बस 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा बस, ठीक है। तो 3 बता दे रहा हूँ। जैसे 173 आपने पढ़ा ना अभी का, इसका क्लॉज 8 पढ़िएगा, 8 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या दिया गया कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वाली कंप्लीट नहीं हुआ, फिर काफ़ी लंबा डिले चल रहा है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में, तो पुलिस जो है जितना एविडेंस मिला है उसके पास, ठीक है, उतना एविडेंस मजिस्ट्रेट को जो है चार्जशीट के रूप में उसको जो है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसको जो है ट्रांसफ़र कर देगा, उसको लेकर आएगा, एक साथ में एक्यूज को भी लेकर आएगा और कहेगा कि माय लॉर्ड, ये सर जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन जितना बना है मैं आपके सामने रखता हूँ, इसके अलावा मुझे जो है फर्दर एविडेंस के लिए फर्दर मतलब कि इन्वेस्टिगेशन हमको और करना है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है या जो उससे मजिस्ट्रेट से जो है आदेश ले सकता है। तो 173 क्लॉज 8 में यही दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 173 क्लॉज 8। ये एक केस आप याद करिएगा इसके लिए, जैसे 156 क्लॉज 3 के लिए साकिरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस याद करिएगा, इसके लिए इसके उसी की तरह जो है 173 क्लॉज 8 में जो है
फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है अमृत भाई शंभू भाई पटेल का आप केस जो है अमृत भाई शंभू भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आप समझ जाएंगे 173 क्लॉज 8 के बारे में। ठीक है, 173 क्लॉज 8 शॉर्ट में यही है कि जो है चार्जशीट फाइल हुआ। ठीक है, चार्जशीट फाइल हुआ, लोग लगता है कि मतलब बोला कि मतलब कि हमको और एविडेंस के और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, पूरा कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए आदेश मांग सकता है। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए ये आदेश अगर ये एक तरीके देखा जाए, ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसका, पुलिस ऑफिसर का। पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशनरी पावर है कि मतलब वो चाहे तो अगर अगर मजिस्ट्रेट मान ली मना कर देता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकता, अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन फर्दर एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, ये भी एक पावर, ये भी एक पार्ट है उसका। तो आइए उस पर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, अब ये ख़त्म करना चाहे तो काफ़ी घंटे लग जाएंगे इसको खत्म करने में। ठीक है, तो क्या हुआ, FIR हुआ, ठीक, इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट हुआ, कॉग्निजेंस सब आया। कॉग्निजेंस अभी स्टेट पे हम लोग इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कॉग्निजेंस 190 में होता है। 190 में 3 क्लॉज दिया आपका, 191A, 191A B 191A C दिया, वन सब में दिया, ABC कर दिया। ए में आपका जो है कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट फाइल होता है तो उसके संबंध में जो है आपका पूरा जो है कॉग्निजेंस कैसे लेगा वो बताया गया। 1 अगर कॉग्निजेंस लेगा तो इस सब क्लॉज में लेगा। और बी में क्या आएगा, पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट या चालान में अगर कॉग्निजेंस लेगा तो इसमें लेगा, बी में लेता है। सी में क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर जो कॉग्निजेंस ले रहा है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अदर देन पुलिस ऑफिसर तो सी में लेगा। ठीक, याद रखो कॉग्निजेंस मतलब कि जुडिशियल मैंने अपना अप्लाई करता है उसी चार्जशीट पे। ठीक है, ये कॉग्निजेंस होता है। ठीक है, इतना बस शॉर्ट में समझ इसको भी, बाकी डिटेल तो हो जाएगा। ठीक, ये पूरा प्रोसीजर भी चल रहा है। इसके अलावा इसके बाद अगला स्टेज का आता है चार्ज फ्रेम होता है। अगर लग रहा है केस बन रहा है तो चार्ज जो है मजिस्ट्रेट भी फ्रेम करता है अंडर सेक्शन 211 में, इसका भी पूरा चैप्टर दिया हुआ है 211 से लेके 224 तक दिया। ठीक है, पूरा चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज में क्या होता है, हाँ चार्ज भी समझ लो कि चार्ज में जो है क्या क्या होता क्या क्या। ठीक है, चार्ज में चार्ज में आपका क्या क्या होगा, चार्ज में आपका जो है एक्यूज का नाम होगा, इसके अलावा जो विक्टिम उसका भी नाम होगा, किस अपराध में उसको जो है दोषी किया गया है अब एक्यूज को वो सेक्शन लिखा होगा। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि मतलब अब किस टाइप का ऑफेंस है, जैसे मर्डर है क्या है, किस सेक्शन में किया गया है, 360 है, 361 है, 362 है, सब लिखा गया। ठीक, किस ये सेक्शन लिखा रहेगा, अपराध का नाम लिखा रहेगा कौन सा अपराधी। तो ये सब चीज़ें जो है चार्ज में फ्रेम होती हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल ऑफेंस किया है तो उसके लिए स्पेशल ऑफेंस लिखा रहेगा। इसके अलावा अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड यानी एक बार कन्विक्ट हो चुका है फिर से उसने अपराध किया है तो वो भी जो है लिखा रहता है, चार्ज में ही लिखा रहता है वो सब। चार्ज ही एक जो है क्या है, इनिशिएशन ऑफ ट्रायल का ही जो है पहलू है। ठीक है, चार्ज जो है इनिशिएशन ऑफ ट्रायल का ही जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसी से जो है पूरा ट्रायल चलता है, इसी बेसिस पे। ये कौन फ्रेम करता है, ये जो है मजिस्ट्रेट फ्रेम करता है। ठीक, लोअर कोर्ट में फिर से मजिस्ट्रेट करता है। ठीक, एक ये होगा आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है। ठीक, और इसके बारे में अगर समझना है तो क्या बता दें आपको कि जो है मान लीजिए FIR हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर उसके बाद जो है आपका चार्जशीट हुआ, फिर जो है कॉग्निजेंस लिया, फिर उसके बाद चार्जशीट फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, प्ली ऑफ गिल्टी करवाता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था प्ली ऑफ गिल्टी करवाता है। ठीक है, एक्यूज से पूछता है कि आप प्ली ऑफ गिल्टी करते हैं, मतलब इस अपराध को आप स्वीकार करते हैं, कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया चार्ज। ठीक, चार्ज के अगर कहाँ डिफाइन किया गया, 2C में देख लेना, 2C में चार्ज डिफाइन किया गया। चार्ज ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। ठीक है, देखिए प्ली ऑफ गिल्टी का स्टेज है प्ली ऑफ गिल्टी का, अगर प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है तो ठीक है। ठीक है, अगर प्ली ऑफ गिल्टी वो कर लेता है तो फिर ठीक है, उसको जो है कन्विक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं करता है तो जो है ट्रायल स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला स्टेज देखने प्ली ऑफ गिल्टी कर लिया तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर्ट, ये कोर्ट क्या है बता देते हैं इसको। जैसे कि जो ट्रायल चलता है ना हमारा वो 4 कोर्ट में चलता है। ठीक है, 4 कोर्ट में आपका ट्रायल चलता है। 4 प्रकार के कोर्ट है CRPC में जहाँ ट्रायल चलता है। एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है वारंट ट्रायल, एक होता है सम्मन ट्रायल, इसको भी बोल सकते हैं सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सम्मन ट्रायल, समरी ट्रायल। सेशन ट्रायल में बड़ी बड़ी ऑफेंस होते हैं। ठीक है,
वारंट ट्रायल में उससे नीचे का ऑफेंस, जहाँ अरेस्ट विदाउट वारंट होता है वहाँ वारंट ट्रायल होता है। समन ट्रायल में जहाँ मतलब कि जैसे मतलब कि 154 का हो गया आपका जो FIR लॉन्च किया। समन ट्रायल छोटे ऑफेंस, PT ऑफेंस जो होते हैं वहाँ होते हैं, यहाँ जैसे मतलब NCR वगैरह हो गया, ठीक है, सब होता है। और यहाँ हो गया समरी ट्रायल। समरी मतलब क्या होता है, ब्रीफ में जो है केस को डिसाइड करना, ठीक है। ये 260 से 265 दिया है। इसके अलावा समरी ट्रायल में कौन कौन से ऑफेंस आते हैं, किस टाइप का ऑफेंस है, जैसे मान लो कि ऐसे कोई ऑफेंस जो है जो 2 साल के अंदर का पनिशेबल है, या फिर जिनमें जो है फाइन जो है वो 2000 के अंदर है, 2000 रुपये के अंदर है, जो समरी ट्रायल होता है। 260 से 265 तक दिया हुआ है, ठीक। तो यही बोला डिफरेंट अकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्ट, जो कोर्ट होगा, सम्मन सेशन है, वारंट है, सम्मन है कि जो है समरी। अब स्टार्ट होता है ट्रायल, आपका सबसे बड़ा पार्ट आपका ट्रायल। ट्रायल आपका कहाँ दिया है, 300 से लेकर 327 तक दिया है ट्रायल आपका, ठीक है। चैप्टर हमको लग रहा है शायद चैप्टर 17 है। आई एम नॉट श्योर वेरी मच अबाउट दिस चैप्टर, बट आई थिंक द चैप्टर इज 17, ठीक है। पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल में क्या क्या चलता है, क्या है देखिए। ट्रायल में जो है पार्टी को बुलाया जाएगा और उनको जो है, और वो जो है जो पार्टी आएगा अपने एडवोकेट के साथ पार्टी जो है कोर्ट में आता है, ठीक। फिर उसके बाद पार्टी का एग्जामिनेशन होगा, चाहे एक्यूज है या फिर ये वो है, क्या नाम है, पिटिशनर है। पिटिशनर नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे प्रोसिक्यूशन कहेंगे, कि जो उसका जो है उनका जो है एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ भी पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी होता है, जैसा हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने बता चुका है पहले ही, ठीक है। बता देते हैं फिर से जो हमने बताया था ना 167 वाला, तो वहाँ हमने बताया हुआ, फिर से बता दे रहे हैं एक बार, रिवाइज करवा दे आपको। देखो क्या होता है कि क्या पढ़े थे, हाँ, कि जो है आपका, हाँ, 60-90 जेल में जो है होता है, ठीक। तो यहाँ भी जो आपका क्या होगा, पुलिस कस्टडी होगा, ठीक है। हाँ, पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी बता रहे थे हम लोग। यह इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है, FIR हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ट्रायल चल रहा है। तो इस स्टेज पे, ये जो स्टेज है ना, ये वाला, ये यहाँ पर जो है 167 में जो है आपको जो है क्या होगा, पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी, जैसा हमने बताया अभी को, JC PC। ये PC मैक्सिमम होता है 15 दिन का होता है। और एक चीज़ और समझ लो अभी, PC हमेशा या JC हमेशा जो है जनरली क्या, हमेशा जुडिशल मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है, ठीक है। अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट एबसेंट है या फिर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है उस कंडीशन में। अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं है तो नियरेस्ट जुरिडिक्शन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम जो है 7 दिन के लिए करता है, 7 डेज के लिए जो है मैक्सिमम जो है, चाहे जुडिशल करेगा चाहे पुलिस से देगा, ये दोनों में से कोई भी एक देगा तो मैक्सिमम 7 दिन के लिए ही देगा। और वैसे क्या होता है, जुडिशल कस्टडी 15 दिन के लिए होता है, और पुलिस कस्टडी 15 दिन के लिए होता है, और जुडिशल कस्टडी उसके बचे हुए 60 या 90 दिन में से जो भी होता है, चाहे 45 दिन होगा चाहे 75 दिन होगा, 75 डेज, ठीक। FIR इस स्टेज पे है हम लोग, इसकी अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इस समय। इस स्टेज पे जो है यहाँ भी जो है क्या होता है, यहाँ भी जो है जुडिशियल ग्रांट होता है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो ग्रांट करवा सकता है, JCPC। ये कहाँ होता है, किस सेक्शन में दिया गया है, 309, ये हम बता चुके हैं आपको, 2 प्रोवाइजन दिया गया। ये 167 का क्लॉज 2 में दिया गया, ठीक है। क्लॉज 2 का प्रोवाइजन ये भी मान लो ये दोनों दिया है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। ट्रायल स्टेज में भी यहाँ पे मतलब जुडिशल कस्टडी पुलिस कस्टडी होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लेंटिव विटनेस को बुलाया जाएगा, ठीक है। देखो ट्रायल भी तुमको बता दे रहे हैं इसी से ही, पूरा बता दे तुमको। देखो ट्रायल यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ जो है पार्टी आएगा अपना, ठीक है, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी अगर हो गया तो किसी भी स्टेज पर, ट्रायल के पूरे स्टेज में कहीं भी जो है जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ प्लेंटिव पार्टी आया, फिर सबसे पहले जो है प्लेंटिव का एविडेंस जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है बीच में एक आर्गूमेंट भी होता है। इसके कंप्लीट होने के बाद प्लेंटिव एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आर्गूमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है डिफेंस एविडेंस होता है, ठीक। डिफेंस एविडेंस नहीं, यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं होता है, ये हमने गलत बता दिया, यहाँ पर एक्विटल वगैरह होता है, ठीक है, एक्विटल होता है। जैसे पार्टी आया, ठीक है, कोर्ट के सामने ट्रायल स्टार्ट हो गया, ट्रायल चैप्टर 17 में
पहले प्लेंटिफ एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, कोर्ट को लगता है प्लेंटिफ एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, या फिर वीक है इनका एविडेंस, तो यहाँ पर जो है एक्यूज को एक्विट कर देगा, ये वो नहीं आर्गूमेंट नहीं है, एक्विट कर देगा, ठीक है, एक्विटल है यहाँ पर। फिर डिफेंस एविडेंस होगा, यानी कि जो व्यक्ति गिल्टी है, जिसको गिल्टी अभी गिल्टी है नहीं, अभी गिल्टी जो है उसको माना जा रहा है, ठीक है, तो उसका एविडेंस यहाँ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद प्लेंटिफ एविडेंस के बाद फिर इसके बाद दोनों पार्टी का यहाँ आर्गूमेंट कराया जाता है, आर्गूमेंट दोनों पार्टी को जो है पक्षों को सुना जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जजमेंट होता है यहाँ पे। तो ये जो है ट्रायल का पूरा स्टेज, इसी ट्रायल में जो है बहुत चीज़ें, जैसे कमीशन इशू करना, ठीक है, कमीशन कहाँ इशू होता है, इसी ट्रायल स्टेज पे जो कमीशन का इशू होता है, ठीक है, इसके लिए भी एक चैप्टर दिया गया है, ये 272 से लेकर आई थिंक 299 तक का दिया गया है, ये पूरा चैप्टर दिया गया, वहाँ मतलब पूरा जो है एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, पूरा प्रोसीजर जो बताया गया है, ठीक, ट्रायल में होता है। इसके अलावा ट्रायल में और क्या हो सकता है, और क्या चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, हमने बता दिया आपको, एविडेंस रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, फिर उसके बाद एक होता है कॉन्सेप्ट टीओपी होता है, ठीक है, ट्रेनिंग की टेंडर ऑफ पार्डन, यानी कि क्षमा मान लेना, मतलब कि एक्यूज जो है क्षमा मांग लेता है कोर्ट से कि सर हाँ हम गिल्टी हैं, इस स्टेज पे टीओपी होता है, ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन से हमने एक्यूज का क्षमा मांगना कि हमने हाँ ये हमने अपराध किया। इसके अलावा इस स्टेज पे भी बेल ग्रांट होता है, पहले हमने पूरा बता दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो है प्रोसिक्यूशन, यानी अगर विक्टिम चाहे तो अपना केस वापस भी ले सकता है, 331 में वापस लेता है, प्रोसिक्यूशन विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक, ये भी होता है यहाँ पे 2-3 स्टेज पे होता है, ये विड्रॉल भी होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, हम लोग अभी बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसको। इसके बाद और इसमें क्या हो सकता है कि जो है आर्गूमेंट, जो आपको पढ़ी लिए आर्गूमेंट होगा, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ भी जो है डिम्यूनर ऑफ विटनेस होता है, जैसा हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े हैं, डिम्यूनर ऑफ विटनेस, यानी विटनेस का करेक्टर टेस्ट होता है कि जो मतलब जो विटनेस आया है वो कहीं मतलब कि पैसा देकर तो नहीं बुलाया गया है, ठीक है, ये 280 में होता है, और हम लोगों ने CPC में कहाँ पढ़ा था, ऑर्डर 18 रूल 12 में विटनेस, ठीक है, तो उसका करेक्टर चेक होता है, उसे बोलते हैं डिम्यूनर ऑफ विटनेस, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ट्रायल में क्या कर सकता है, ट्रायल में और क्या हो सकता है, ट्रायल स्टेज पे और क्या हो सकता है, जब जैसे यहाँ पर कि बस इतना ही समझिए, इतना मतलब कि जैसे एविडेंस रिकॉर्ड करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, ठीक है, इसके अलावा जो है कमीशन इशू करना, अगर कमीशन मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसके लिए कमीशन इशू होता है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है इसके संबंध में, ठीक, इस तरह का जो कमीशन इस पर्पज के लिए इशू किया जाता है। एग्जामिन करना उसके अकाउंट को, ठीक है, एग्जामिन करना है पर्सन को, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जैसे पार्टीशन वगैरह करना है, पार्टीशन वगैरह करवाता है, ठीक, ये सब होता है कमीशन। कमीशन आपका CPC में भी दिया गया है, CPC का ऑर्डर 26 में दिया गया है, इसके अलावा सेक्शन आपका 26 में दिया गया है कमीशन। इस सब स्टेज ट्रायल का ही है, ठीक है, तो ट्रायल हम लोग को फिनिश करते हैं। ट्रायल में ये सब होता है कि एविडेंस, मेन इसका ट्रायल का पर्पज़ क्या है, पार्टी को बुलाना, उनको एग्जामिन करना, उसका क्रॉस करना, हाँ क्यों बता दें, ट्रायल के स्टेज पे जो है जो कंप्लेंट आ गए, ट्रायल के स्टेज पे क्या होता है, ट्रायल के स्टेज में चीफ क्रॉस और री भी होता है, चीफ क्रॉस और री। अब चीफ क्रॉस ही थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, चीफ माने मेन, क्रॉस माने एडवर्स पार्टी और किया जाता है, और री माने अगर दोबारा आवश्यकता पड़ती है फिर से एग्जामिनेशन होता है। ये सब एग्जामिनेशन 3 प्रकार का होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, चीफ क्रॉस री होता है, ये आपका एविडेंस में दिया गया, आप एविडेंस पढ़ेंगे 137 हो गया, ठीक है, 138 हो गया, 139 हो गया, 139 नहीं है, उधर आ जाता है 140 में, 140 में आपको हो जाता है क्या नाम है, क्रॉस आ जाता है 141 में भी क्रॉस, 152 में क्रॉस है, क्रॉस समय चल रहा है, तो 137 से ही चीफ क्रॉस री स्टार्ट होता है एविडेंस एक्ट 1872 में। चीफ मतलब क्या होता है कि जो है जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का विटनेस है, वो व्यक्ति जो अगर उस विटनेस से अगर जिस व्यक्ति ने विटनेस को बुलाया है वो ही अगर एग्जामिन करता है अपने विटनेस को, तो उसको हम लोग बोलते हैं चीफ। अगर विटनेस का या फिर पार्टी का दूसरे पार्टी एडवर्स पार्टी द्वारा एग्जामिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। और री एग्जामिनेशन मतलब कि अगर क्रॉस मान ली, क्रॉस कंप्लीट हो गया और इसको लगता है ये और पार्टी, चीफ वाली पार्टी को लगता है कि फिर से एग्जामिनेशन होना चाहिए मेरे विटनेस का, तो फिर से एग्जामिनेशन करता है, इसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन, यानी अगेन करना एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चीफ क्रॉस री आपका होगा, ये भी मतलब आपका ट्रायल स्टेज पे ही होता है, ये भी ट्रायल से बहुत बड़ा स्टेज आपका, ठीक। ट्रायल खत्म हो गया आपका, अभी हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे बहुत ही शॉर्ट में, ये तो इंक्वायरी चला। ट्रायल फिर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस पढ़ लिया हम लोग,
प्लेंटिफ का एविडेंस रिकॉर्ड, फिर आर्गूमेंट बताया आपको, फिर जजमेंट हो जाता है। जजमेंट आपका कहाँ दिया, 353 में दिया जजमेंट, 353 दिया ना जजमेंट, हाँ 353 में ही दिया होगा, देख लीजिएगा आप एक बार, 353। ठीक है, अब अगला स्टेज देखते हैं हम लोग कंप्लेंट का। ठीक, एक बार फिर से हम लोग बता देते हैं, बहुत लंबा हो गया, आप लोग भूल गए होंगे। देखो क्या होता है, अगर जो है आपको क्या करना है, पुलिस रिपोर्ट यानी कि एफआईआर से, एफआईआर में अगर आपका मैटर गया तो पूरा स्टेज क्या है, यहाँ एफआईआर लॉज होगा आपका, एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट चालान फाइल हुआ, ये अगर समझ लिया आप ये शॉर्ट वाला, तो कोई भी आसानी से समझ सकता है पूरा प्रोसीजर क्रिमिनल के। यही इसलिए मैं आपको कई बार पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ मैं इसलिए आपको। ठीक है, फिर 4 आपका फ्रेम हुआ, फिर उसके बाद जो है कॉग्निजेंस लिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ चार्जशीट फ्रेम हुआ, कॉग्निजेंस हुआ, फिर चार्ज फ्रेम करता है मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, यहाँ से जो है मजिस्ट्रेट काम स्टार्ट होता है, यहाँ तो पुलिस ऑफिसर कर रहा था। फिर उसके बाद प्ली ऑफ गिल्टी किया, फिर उसके बाद जो है ट्रायल किया, फिर जो है एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, फिर आर्गूमेंट हुआ, फिर उसके बाद जो है जजमेंट जो है पास हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए समझते हैं इसका कंप्लेंट का पढ़ते हैं हम लोग, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 1 घंटा भी हो गया है। ठीक, समझ लेते हैं, चलिए। अब कंप्लेंट बोलना कठिन नहीं है, ठीक, कंप्लेंट में भी सेम ही चीज़ है। कंप्लेंट किसके सामने फाइल होता है, मजिस्ट्रेट के सामने हमेशा फाइल होता है, और एफआईआर के सामने होता है, पुलिस ऑफिसर के सामने होता है। ये 2 बातें बेसिक याद रखिएगा आप लोग। ठीक, कंप्लेंट 200 में फाइल होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर जो पीड़ित है, विक्टिम है, विक्टिम कहाँ डिफाइन है ये भी देख लो, 2WA में डिफाइन है। अमेंडमेंट क्या है, 2009 का है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक, एग्जाम में आता है आपका, 2WA में डिफाइन है और 2009 में ऐड किया गया। ठीक है, तो कंप्लेंट तो कोई भी अगर विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम है तो 2 प्रकार से जो है अपना शिकायत जो है दर्ज करवा सकता है, एक पुलिस ऑफिसर के सामने, एक मजिस्ट्रेट के सामने। 154-55 में करेगा, ये 200 में करेगा। ठीक, ये हो गया एक पहलू। इसके बाद क्या होता है, इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी करेगा कौन करेगा, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ही करेगा, मजिस्ट्रेट सामने फाइल हुआ है, इनमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का आदेश कब किस में देगा, 156(3) में देगा इन्वेस्टिगेशन का, यहाँ करवाने तो 202 में ये दिया गया, एक इंक्वायरी कराएगा। इशू ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस 202 में बोलता है। फिर इसके बाद कॉग्निजेंस लेगा, आप तो प्रोसीजर सेम आ गया समझिए। कॉग्निजेंस लेगा, ये देखिए 1A में दिया है, हमको बताया ना 3 चीज़ें, ए है, बी है, सी है। ए में कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट से कॉग्निजेंस लेगा तो ए आएगा। ठीक है, बी में कौन आएगा, पुलिस रिपोर्ट या फिर चार्जशीट या चालान से लेगा, कॉग्निजेंस तो आएगा। सी में इंफॉर्मेशन से कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस मतलब अप्लाई जुडिशियल माइंड। इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस मतलब क्या है, कॉग्निजेंस ले लिया, हाँ केस बन रहा है। ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस तब होता है जब केस बन गया है, केस बन रहा है और ट्रायल स्टार्ट करना जो है आवश्यक हो गया है, तब इशू ऑफ प्रोसेस है 204 में। और 204 के पहले अगर लग रहा है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो 203 में जो है डिसमिस कर देगा, 203 में डिसमिस कर देगा, 203 में डिसमिस कर दिया गया, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। 205 में चार्ज फ्रेम दिया गया, 212 में। ठीक है, पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर प्ली ऑफ गिल्टी करेगा। ठीक, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होगा, आर्गूमेंट होगा, जजमेंट होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इसका भी समझ लेते हैं हम लोग डायग्राम से ही। मान लीजिए कंप्लेंट फाइल हुआ, कंप्लेंट 200 में फाइल होगा। कंप्लेंट हमेशा जो है ओथ पे होता है, एग्जामिनेशन यहीं इसका एग्जामिनेशन में होता है पार्टीज का। जैसे हम लोग पढ़ा कि ये एफआईआर में एग्जामिनेशन कहाँ होता है, 161 में होता है। ठीक है, यहाँ 200 में ही होता है, यही कंप्लीट होता है, यही एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन यहाँ क्या होता है, हमेशा ओथ पे होता है। क्यों ओथ पे होता है, क्योंकि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है। मजिस्ट्रेट कौन है, एक मतलब कि अथोराइज पर्सन है, एक मतलब कि ये अच्छा आदमी बना है, रिप्यूटेड पर्सन है, इसे रिप्यूटेड पर्सन है, जबकि यहाँ जो है ओथ पे नहीं होता है। और जो ये एविडेंस रिकॉर्ड करता है, इसको जो है एविडेंस एक्ट में कंसीडर भी नहीं किया जाता, इरेलीवेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है बहुत सारी केस आती है जिसमें पुलिस जो है ज़बरदस्ती किसी से जो है एविडेंस कलेक्ट करवा लेते हैं, ओथ में होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ किसका एग्जामिनेशन होता है, कंप्लेनेंट का भी एग्जामिनेशन होता है और उसके अलावा एक्यूज का भी एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद साइन भी होता है कंप्लेंट का। ठीक है, दोनों पार्टी का साइन होता है। ये 200 में बता रहे हैं हम। ठीक है, समझाना पड़ेगा। ठीक, तो फिर से हम लोग दिख लेते हैं, बहुत शॉर्ट 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। कंप्लेंट फाइल हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करवाएगा, कंप्लेंट फाइल के बाद इंक्वायरी करवाएगा या इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, जैसा उसको लगता है। इंक्वायरी अगर सफिशिएंट है, इंक्वायरी में अगर केस बन जा रहा है करवा रोक देगा, इंक्वायरी पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा।
अगर लग रहा और एविडेंस चाहिए, पुलिस की आवश्यकता है तो इन्वेस्टिगेशन करवा देगा 156(3) में। अगला प्रोसेस क्या करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस करवा देगा। अगर केस बन रहा है तो इशू ऑफ प्रोसेस है ना, ठीक है। हाँ, कॉग्निजेंस ले लेगा, पहले कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस करवा देगा। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा। फिर उसके बाद प्ली ऑफ गिल्टी करवाएगा कि आप स्वीकार करते हैं या आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है। अगर स्वीकार कर लेता तो उसको कन्विक्ट करेगा, स्वीकार नहीं कर लेता है तो ट्रायल स्टार्ट कर देगा। ट्रायल में आपका जो है एविडेंस रिकॉर्ड होगा, फिर आर्गूमेंट होगा, फिर जो है जजमेंट हो जाएगा। और जजमेंट से अगर कोई खुश नहीं है तो यहाँ अपील भी होता है, यहाँ भी अपील का प्रोविजन है, ठीक। तो ये सब जजमेंट। अब कुछ अदर सेक्शन भी कुछ हैं सीआरपीसी में, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अदर सेक्शन जैसे ट्रायल ऑफ डिफरेंट कोर्ट, ये लोग पढ़ लिया, ठीक है। सेशन ट्रायल कहाँ से दिया है पढ़ लो, थोड़ा समझ लो। 225 से 237 तक दिया है, ठीक है। वारंट ट्रायल 238 से लेके आई थिंक 250 तक दिया है शायद, हाँ दोनों दिया। इसमें 2 प्रकार का केस है, एक अदर देन पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक। देखो एक चीज़ बेसिक ये समझ लो, ये बहुत कम आएगा। कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर केस आता है, ठीक है, कोई भी अगर चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट, तो हमेशा जो है मजिस्ट्रेट जो है JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही जो है इस कुछ चार्जशीट को जो है अपने उसमें कॉग्निजेंस में लेगा, ठीक है। डायरेक्ट कोई बड़ा अथॉरिटी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, डायरेक्ट जो है बड़े केस के पास, भले इसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको ट्राई करने का। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अगर अथॉरिटी भले नहीं है कि ट्राई करने का, 3 साल केस के पास होता है, 3 साल के अंदर केस को ट्राई करता है। अगर मान लीजिए कोई 10 साल का केस आ गया, उसको पता चला चार्जशीट के बाद, और तभी ये कॉग्निजेंस जो है हमेशा यही लेगा। फिर उसके बाद ये ट्रांसफर कर देगा जहाँ जो है जिस केस में जिस कोर्ट में ट्राई होना है। जैसे 10 साल का है तो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई होगा, तो डायरेक्ट ये चार्जशीट के बाद डायरेक्ट जो है कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेगा, पहले कॉग्निजेंस यही लेगा, JMFC ही लेगा। फिर जो है मजिस्ट्रेट जो है इसको ट्रांसफर कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को। लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया है 2 जगह, जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन चार्जशीट फाइल होने के बाद जो कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट ट्रायल करता है, डायरेक्ट ट्रायल, वो दिया है 209। इसके अलावा शायद 317 में, क्या 309 में शायद दिया है, 209 है 317 शायद है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन 209 वाला कन्फर्म है, 209 में करता है डायरेक्ट। 317 भी शायद दिया है क्या, वो देखना पड़ेगा इसको में, ठीक है। 2 जगह होता है जहाँ डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है, कौन लेता है, कोर्ट ऑफ सेशन लेता है, ठीक है। सेशन ट्रायल 225 से 237 तक, वारंट ट्रायल 238 250 तक, समन ट्रायल 251 से 259 तक, समरी ट्रायल 260 से 265 तक, ठीक है। इसके बाद डिटेल बनाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। अगला देखते हैं बेल। यूओ ने बता दिया टाइप ऑफ बेल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का बेल होता है, ठीक है। ये भी समझ लो, अभी बता भी दिया है, समझ लो एक बार और, ठीक है। बेल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है बेल। तो बेल हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बेल जो है हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है इंटरिम बेल। इंटरिम मतलब कि अग्रिम वाला, एक अग्रिम का नहीं, इंटरिम मतलब होता है बीच में, मतलब ट्रायल के बीच में ही बेल आपको लेना, ठीक है। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी अरेस्ट होने के पहले, 438 है, ये 439 मान लीजिए इसको आप, ये मान लीजिए 437 और 438 2 है, 436, ठीक है। 436 रेगुलर है और ये 439 है इंटरिम वाला, और एंटीसिपेटरी 438 है। 2 प्रकार का बेल भी होता है। बेल एक बार और देख लो, बेल 2 होता है, एक होता है रेगुलर बेल होता है, एक होता है कॉग्निजेबल, मतलब कि CR में कॉग्निजेबल केस में होता है। अगर ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है और बेल लेना है तो 437 आपको जाना पड़ेगा। अगर सीरियस ऑफेंस नहीं है, बेल चाहिए आपको, तो 436 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 436 437 4 सेक्शन है, 436 437 400 438 439। 36 में रेगुलर बेल है, इसमें लेसर ऑफेंस के लिए, छोटे ऑफेंस। 437 में बड़े ऑफेंस के लिए, ठीक है, 7 साल या 10 साल के ऊपर के ऑफेंस के लिए। 438 में आपका एंटीसिपेटरी, 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है ग्रांट करता है बेल। इनका कैंसिलेशन भी इसी में दिया है कि बेल के बारे में बात पूरा पढ़ेंगे। और देख लो अपील पढ़ लिया हम लोगों ने, पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे। अपील 392 से 372 से 354 तक दिया है, अपील कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर जजमेंट से कुछ नहीं है तो अपील अपर कोर्ट में करता है, अपील हमेशा सुपर कोर्ट में होता है। अब एक ये चीज़ और समझ लो, पूरा डिटेल में समझ देता हूँ।
थोड़ा और समझ 2-5 मिनट लगेगा। बहुत बड़ा हो गया ये क्लास हमारा बहुत बड़ा हो गया। देखो अपील बोला ना मैंने। अपील क्या होता है, दो जगह आपने पढ़ा है ना, एक पढ़ा है अपने सभी सीपीसी में पढ़ा होगा आपने, एक हमें पढ़ाया सीपीसी में पढ़ाया। कौन सेक्शन है, 96 है। इसके अलावा कौन सेक्शन ऑर्डर कौन सा है, 41। एक होता है अपील सीपीसी में, ठीक है। एक होता है सीआरपीसी में अपील दिया 372 में। सीपीसी में जो अपील दिया ना, ये क्या है, आप ये पर्सन का, एक्यूज पर्सन का जो है एक तरीके से राइट है, इनहेरेंट राइट इसको बोलते हैं हम लोग। एक्यूज पर्सन का इनहेरेंट राइट है, मतलब उसके अंदर निहित है, मतलब कि वो इसके लिए जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अपील के लिए अपील कर सकता है बिना किसी से परमिशन लिए कोर्ट से, ठीक। इनहेरेंट राइट होता है सीपीसी में। जबकि सीआरपीसी में क्या होता है, अपील जो है कहा जाता है कि नो अपील शैल लाई, मतलब आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शन में आप अपील करते हैं, यहाँ मतलब जनरल में आप अपील कर सकते हो। सीपीसी में दोनों में अंतर पूछ सकते एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ लेगा सीपीसी और सीआरपीसी अपील में क्या अंतर है। तो आप बताएंगे यहाँ जो इनहेरेंट राइट, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई इनहेरेंट राइट आपके पास नहीं है सीआरपीसी में। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि सीपीसी क्या है, प्रॉपर्टी संबंधित, जैसा मैंने बताया था, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, पार्टीशन से संबंधित हो गया, एडवर्स पोजेशन से संबंधित हो गया, ठीक है, मनी से संबंधित हो गया, फैमिली से संबंधित हो गया, ये सब में केस होता है। जबकि सीआरपीसी क्या है, ये बिगर ऑफेंस होता है, ये सोसाइटी एट लार्ज को जो है अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अपील का जो है कोई प्रोविजन अपील का दिया, लेकिन बोलता है कि आप अपील कहीं नहीं कर सकते। पहले तो क्या बोलते हो, अपील कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया है एक्सटेंट और लीगलिटी में। एक्सटेंट और लीगलिटी क्या है, उसका बहुत बड़ा बनेगा, इसका कम से कम 10 मिनट का बन जाएगा अभी बनाएंगे तो बस आप यह याद रखिए कि एक्सटेंट और लीगलिटी में आप जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसका बना देंगे वीडियो पूरा। इसके अलावा यहाँ रेफरेंस भी दिया है, और समझ लो अगर समझना है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई मतलब वीडियो किसी पे चाहिए, डिटेल वीडियो बना दूंगा पूरा मैं। जैसे क्या है कि अपील, जैसे रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन है ना, इस पर वीडियो बनाना है तो अभी तो कम से कम 4-5 घंटे का वीडियो बनेगा मेरा, एक पूरा बनाया तो पूरा मिला। देखो क्या है, 3 चीज़ होता है, ठीक है, तो 3, हाँ मान लो 3 ही होता है अभी। एक होता है रेफरेंस होता है, एक होता है आपका रिव्यू होता है, ठीक है, रिवीजन मान लो इसको, रिवीजन कर लो सही रहेगा अभी आगे। ये होता है एक रिव्यू होता है, ठीक है। रेफरेंस आपका सीपीसी में भी दिया है, ये एक मिनट, ये आपका सीपीसी में भी दिया है और सीआरपीसी में भी दिया है, और ये भी आपका सीपीसी और सीआरपीसी दोनों में दिया है, ठीक है। ये आपका ये दोनों सीआरपीसी में भी है और सीपीसी में भी है। सीआरपीसी में कहाँ है, पहले सीआरपीसी में आपका रेफरेंस कहाँ दिया है, 395 में दिया है। रिवीजन कहाँ दिया है, 397 और 399 और 401 को दिया है, 401, ठीक। इसके अलावा आपका जो है सीपीसी में कहाँ दिया है रेफरेंस, 113 में दिया है। इसके अलावा ऑर्डर 40, आई थिंक ऑर्डर 46 में दिया है, हाँ ऑर्डर 46 या 7 में से दिया है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ मैं इसको, ठीक। ये दोनों आपका रेफरेंस और रिवीजन ये आपको दोनों जगह दिया है, लेकिन जो रिव्यू का पार्ट है ना, ये रिव्यू का जो पार्ट है ना, ये आपका केवल सीपीसी में ही मिलता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब होता है सेम कोर्ट, जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है वही जो है उस मैटर को फिर से जो है देख रहा है, फिर से जो है आप उसके लिए एप्लीकेशन लाए कि सर आप फिर से जो है हमारे मैटर को देख लीजिए, आप उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में अगर देख रहा है तो वो जो है रिव्यू वहाँ कहलाता है, ठीक है, ठीक। तो ये कल सीपीसी ने दिया है, कहाँ दिया है, 114 में दिया है, ठीक। इसके अलावा ऑर्डर 47 में दिया है, तो ये ऑर्डर 46 है, हाँ यही होगा, 47 दिया, ठीक। तो रेफरेंस कहाँ दिया है, 113 में दिया है। इसके अलावा सीआरपीसी में कहाँ दिया है, सीआरपीसी 395 दिया है, ठीक है। रिवीजन कहाँ दिया है, 115 में दिया है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन याद रखना, ठीक है। रेफरेंस, रिव्यू, RRR 113, 114, 115, ठीक। ये बीच वाला जो है सीआरपीसी ने दिया है, ये दिया है आपका 395 में दिया गया है, और रिवीजन आपका दिया गया है 3 जगह दिया गया है, 397, 99, 401, ठीक। अगला देखते हैं और भी जो अदर चीज़ क्या है। पहला क्या था, ट्रायल, हम लोग अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं बार बार, क्योंकि ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ट्रायल ऑफ डिफरेंट कोर्ट, फिर उसके बाद दिया बेल स्टेज, ये भी एक स्टेज, ये सब स्टेज भी है। इसी बीच में जो मैंने पूरा बताया ना स्ट्रक्चर, आप समझिएगा अगर, वही मेन चीज़ है और कुछ नहीं। और एक अपील है, इसके अलावा एग्जीक्यूशन यहाँ भी होता है, एग्जीक्यूशन वहाँ भी होता है।
ठीक है। एग्जीक्यूशन अगर समझना है वहाँ भी, अगर रिवाइज करना आपको एग्जीक्यूशन, तो थोड़ा कर दे रहा हूँ। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, तो मतलब जो जजमेंट पास हो गया, ठीक है, और जजमेंट जो रिलीफ वगैरह हमको ग्रांट किया गया है, उसको जो है हम जो है धरती पे ज़मीन पे लेके आए, ठीक है, उसको मतलब रियल में हम प्राप्त करें। मान लीजिए हमारे हमारे हमको मतलब 50,000 रुपये का कंपनसेशन मिला है, ठीक है, हमको 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है, अपने मतलब कि अकाउंट मान लीजिए चाहिए, ठीक है, तो अकाउंट में अगर चाहिए तो उसके लिए हमको एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, मतलब उसको मतलब कि हमें इन्फोर्स कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन मतलब होता है, दो जगह एग्जीक्यूशन दिया है ना, तीन सीआरपीसी में दिया है और सीपीसी में दिया है। एक मिनट में देख लेता हूँ सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी का 413 है, 413 से 427 तक आई थिंक जो है पूरा दिया है, ठीक है। उसके बाद वो सस्पेंशन वगैरह स्टार्ट समय सस्पेंशन रिमिशन वगैरह आता है ना, चैप्टर चैप्टर नहीं इसी में चैप्टर में इसी चैप्टर में आता है, पार्ट पार्ट डिवाइड। तो वहाँ पर जो आपका क्या दिया एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है सीआरपीसी में 413 से लेकर 415 सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जहाँ पर जो एग्जीक्यूशन पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो भी मतलब वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन के संबंध ये बहुत पूछता है प्री में। सीपीसी में कहाँ दिया है, सीपीसी में आपका एग्जीक्यूशन दिया है ऑर्डर सेक्शन 36 से लेके 74 तक, सबसे बड़ा सेक्शन यही चैप्टर। इसके अलावा ऑर्डर 41 में दिया है, ऑर्डर 21 में, सॉरी ऑर्डर 21 में दिया है, सबसे बड़ा ऑर्डर यही है, ठीक है, पूरी सीपीसी, ठीक। तो ये चार चीज़ हम लोग पढ़े, हम बाद में डिटेल बनाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। और अदर स्टेज ऑफ सीआरपीसी क्या क्या है, ट्रायल है, ट्रायल ऑफ डिफरेंट कोड पढ़ दिया, बेल का स्टेज पढ़ा दिया था, बेल कितने टाइप का होता है। अब एक होता है ये भी होता है, एक बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, ठीक है, बॉन्ड एक होता है, बेल एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो भी मतलब आपसे सिक्योरिटी लेता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है बेल बॉन्ड, एक कोई और होता है, एक होता है इंटरिम बॉन्ड। क्या है, एक इंटरिम बॉन्ड टाइप होता है, बेल बॉन्ड एक रेगुलर बॉन्ड या इंटरिम बॉन्ड कोई होता है, दो प्रकार का बॉन्ड होता है, ठीक। ये भी इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है। इसके बाद अपील है, फिर एग्जीक्यूशन है, ठीक। तो ये हमारा आज का पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, 1 घंटा 16 मिनट का हो गया है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर कोई से वीडियो किसी भी आपको चाहिए तो रिकमेंड करिएगा हमें, और अच्छा लगे और फिर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लोगों तक जो है इसको जो है फॉरवर्ड भी करते रहिएगा। थैंक यू।